नमस्कार। मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार मारोठिया, सहआचार्य इतिहास विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज हम बात करेंगे बंगाल में द्वैत शासन 1765 से लेकर 1775। बच्चों, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था और अध्ययन किया था कि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला के बीच हुआ और बक्सर का युद्ध उत्तर भारत के 3 शक्तियों और अंग्रेजों के बीच हुआ। एक इतना अधिक महत्व बक्सर का युद्ध का कहा जाता है कि प्लासी के युद्ध ने जहां अंग्रेजों को व्यापारिक शक्ति बनाया, वहीं बक्सर के युद्ध ने अंग्रेजों को राजनीतिक शक्ति बना दिया। उत्तर भारत में चुनौती देने वाला कोई नहीं रहा। अवध के नवाब, मुगल सम्राट और बंगाल का नवाब, तीनों को ही सम्मिलित रूप से अंग्रेजी सेनाओं ने पराजित कर दिया। और तदुपरांत इलाहाबाद की संधि हुई और ये इलाहाबाद की संधि दोनों अलग अलग राजाओं से की गई। मुगल सम्राट शाह आलम से अलग की गई और अवध के नवाब से अलग की गई। बंगाल तो पूरी तरीके से, एक तरीके से कहा जाए तो, अंग्रेजों के पास आ गया। इस इलाहाबाद की संधि के उपरांत किस प्रकार का बंगाल में व्यवस्था की जाए, लॉर्ड क्लाइव को वापस बुलाया गया। मीर कासिम के सुधारों का अंत हुआ, एक तरीके से पूर्ण विराम लग गया। ये बंगाल की बड़ी जो है विडंबना है। और वापस मीर जाफर को लाया गया। बंगाल में 1765 में लॉर्ड क्लाइव ने द्वैत शासन की स्थापना की। और इस द्वैत शासन की अगर सीधी सीधी बात करें तो दीवानी जो राजस्व और निजामत, जो एक तरीके से क्या कहते हैं फौजदारी काम होता है, वो दोनों के दोनों कंपनी के नियंत्रण में आ गए। मैं नियंत्रण की बात कर रहा हूँ। सीधे तौर पर दीवानी काम करने का जो तरीका था वो अंग्रेजों के पास था और फौजदारी काम करने का तरीका या निजामत का अधिकार था वो नवाब के पास रहने लगा। अगस्त 1765 में स्थापित द्वैत शासन व्यवस्था के अनुसार कर वसूली का अधिकार कंपनी को मिला और जबकि प्रशासन प्रबंध के हाथों में बने रहने दिया गया। सबसे बड़ी बात यह कि नवाब और कंपनी दोनों की अलग अलग स्वतंत्र सत्ता थी। दीवानी का अधिकार प्राप्त होने के बाद कंपनी की स्थिति में आमूलचूल परिवर्तन हो गया। दीवानी का अर्थ अगर हम सीधे तौर पर करें तो मालगुजारी के साथ साथ आंशिक स्तर पर न्याय करना भी था। लॉर्ड क्लाइव ने दीवानी का भार बंगाल में मोहम्मद रजा खां को और बिहार में शिताब राय को दे दिया था। प्रमुख दीवानी कार्यालय मुर्शिदाबाद और पटना में बना दिए गए थे। शासन प्रबंध और फौजदारी के मामलों में को सुलझाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब को 53 लाख रुपए नगद देने दिए। उस समय बंगाल का नवाब अल्पसंख्यक था, इसलिए मोहम्मद रजा के नायब जो कहना चाहिए एक तरीके से नायब सूबेदार की नियुक्ति की गई। एक स्थिति सामने आती है कि एक तरफ कंपनी कर वसूलती है जनता से, लॉ एंड ऑर्डर नवाब के पास है, नवाब के नाम से कम कर वसूला जाता है, पैसा जा रहा है कंपनी के पास। अगर कंपनी किसी प्रकार का घड़त बढ़त करती है या आम जनता का शोषण करती है तो सीधे तौर पर जनता में जो एक द्वेष की भावना आएगी, एक नफरत की भावना आएगी, एक घृणा की भावना आएगी, वो नवाब के प्रति आएगी, ना कि करोड़पति के प्रति आएगी। कंपनी इसमें बढ़ा सकती है मात्रा में, लेकिन नवाब इसमें कम नहीं कर सकता मात्रा को। सबसे बड़ी बात जो ये हुई वो ये सामने आई रही है। अब इसके थोड़े कुछ बहुत रूप है कि एक सीधा सीधा हमने एक कानून व्यवस्था को जो भाग होता है राजस्व और लॉ एंड ऑर्डर, वो दोनों का डिवाइडेशन हो गया। लेकिन इस व्यवस्था के कुछ दोष भी हुए। कुछ दोष जो ब्रिटिश सरकार को सहने पड़े और कुछ दोष ऐसे थे जो भारत तत्कालीन नवाब को सहने पड़े। लॉर्ड क्लाइव एक कुशल सेनापति था और बहुत अच्छा नेतृत्व करता था। उसने द्वैत शासन की स्थापना करके बंगाल, बिहार और में अंग्रेजी शासन को मजबूत भी बनाया और एक तरीके से कहना चाहिए बहुत अच्छी तरह से किया। और कंपनी की आय में शुरुआत में हम देखते हैं तो 30 लाख पाउंड से भी अधिक की वृद्धि हो गई थी। लेकिन इस व्यवस्था के लागू करने के पर अनेक दोष साबित हुए। व्यवहार में ये द्वैत शासन थोड़ा सा असफल रहा, परिणाम दूरगामी निकले। कारण ये था कि कंपनी का जो है नियंत्रण वो पूर्ण नहीं हो पाया, क्योंकि बिहार में प्रशासन जो है वह आर्थिक दृष्टि से थोड़ा सा कमजोर था। दूसरी कंपनी के हाथों में शक्ति थी, उसके पर प्रशासन का कोई दायित्व नहीं था।
तो कर वसूली के तरीके किस तरीके जाए और कितना उन पर सख्ती की जाए, प्रशासन की उसकी कितनी मदद की जाए, वो भी एक प्रश्न चिन्ह लगता था। कंपनी ने अधिक से अधिक धन की उगाही को भी लक्ष्य निर्धारित किया। प्रशासन के प्रति नवाब और कंपनी की सुपेक्षा का शिकार जनता को होना पड़ा। नवाब की शक्ति सीमित होने के कारण कंपनी को के अधिकारी नवाब की आज्ञाओं का उल्लंघन करने लगे और कुल मिलाकर कृषकों को अमानवीय शोषण का शिकार होना पड़ा। और ये कुछ ड्रॉबैक्स रहे। तदुपरांत द्वैत शासन का अंत वारेन हेस्टिंग्स भारत में आए और उन्होंने 1772 में आके इसकी समाप्ति की। और जैसा कि हम जानते हैं कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास हो गया और रेगुलेटिंग एक्ट पास होने के बाद में बंगाल के गवर्नर को ही गवर्नर जनरल का पद बना दिया गया और ये सारी व्यवस्थाएं समाप्त कर दी गई। लेकिन यहाँ पर जो हम सबसे इम्पोर्टेंट बात सामने आ रही है वो यह आती है कि इन 7 वर्षों में एक प्रयोग तो हुआ, अर्थव्यवस्था के साथ प्रयोग हुआ, भारत के सबसे मजबूत प्रांत के साथ प्रयोग हुआ और उसको न केवल राजनीतिक रूप से बल्कि आम जनता की भावनाओं के रूप से बल्कि आर्थिक रूप से सभी प्रकार से पंगु कर दिया गया। ये एक इतना बड़ा कार्य था। यद्यपि कंपनी वारेन हेस्टिंग्स ने यह कहा कि ब्रिटेन को नुकसान हुआ है, लेकिन यथार्थ में देखा जाए तो भारतीय की भावनाओं को कुचल दिया गया। और वो जो हम कहते हैं कि बक्सर के प्लासी युद्ध में भारत 200 साल की गुलामी में रहा, इस द्वैत शासन ने उसमें आर्थिक स्थायित्व पैदा कर दिया। बंगाल का जो एक बंगाल का एक भावनात्मक आक्रोश बनता था विदेशी सत्ता के विरुद्ध या विदेशी कंपनी के विरुद्ध, वो आक्रोश समाप्त हो गया और आम जनता जो है इन प्रशासन के अमानवीय कारनामों से जूझती रही और एक तरीके से उनको जीविकोपार्जन पे भी प्रश्न चिन्ह लग गया। इसलिए द्वैत शासन वारेन हेस्टिंग्स ने अपने दृष्टिकोण से देखते हुए समाप्त कर दिया। धन्यवाद।